हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। और यह जीव विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ का तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम डीएनए, आरएनए, ऊतक और पाचन तंत्र के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। डीऑक्सीडेंट न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई अमोनियम न्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें से बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एडेनिन और ग्वानिन हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें हमें बताना है जो एडेनिन और ग्वानिन होता है वो हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको बता दें, जो डीएनए होता है इसमें 4 प्रकार के क्षार होते हैं, जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो एडेनिन और थायमिन रहता है ये हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड बनाते हैं, और जो ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं ये हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है एडेनिन और ग्वानिन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बनाते हैं। तो एडेनिन और ग्वानिन का पूछा है, जो कि इसमें हाइड्रोजन के कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की खोज किसने की। ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, फ्रेडरिक मिशर, अल्टमैन और रॉबर्ट हेली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेडरिक मिशर, क्योंकि जो वाटसन एवं क्रिक है इन लोगों ने डीएनए की संरचना की खोज की थी, और जो अल्टमैन है इन्होंने न्यूक्लिक एसिड में अम्लीय गुणों का पता लगाया था। आखिरी ये जो रॉबर्ट हेली है इन्होंने आरएनए की संरचना की खोज की थी। इसीलिए अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मिशर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीएनए की संरचना होती है। ऑप्शन है इकहरी, द्विकुंडलित, 3 कुंडलित या 4 कुंडलित। तो जो डीएनए की जो संरचना होती है वो हमेशा द्विकुंडलित होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा द्विकुंडलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुप्लीकेशन की क्रिया किस में होती है। ऑप्शन देखेंगे आरएनए, डीएनए, एडेनिन या यूरेसिल। तो आपको बता दें, जो डुप्लीकेशन की क्रिया होती है वो डीएनए में होती है। इस क्रिया में क्या होता है, जो डीएनए होता है डीएनए से डीएनए ही बनने लगता है, इसलिए इसको डुप्लीकेशन की क्रिया कहते हैं। इसमें 2 क्रियाएं और होती हैं जिसको ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनने लगता है तो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन जब डीएनए से डीएनए ही बनता है तो इसको डुप्लीकेशन कहते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन का आंसर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए की खोज किसने की। ऑप्शन देखेंगे रॉबर्ट हेली, फ्रेडरिक मिशर, जेम्स वाटसन या फ्रांसिस क्रिक। तो पीछे के क्वेश्चन में हमने देखा है जो रॉबर्ट हेली है इन्होंने आरएनए की संरचना की खोज की थी। लेकिन इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि आरएनए की खोज किसने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मिशर। जो फ्रेडरिक मिशर है इन्होंने डीएनए और आरएनए दोनों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए में 4 क्षार कौन कौन से होते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन। यूरेसिल, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन। और ये लास्ट ऑप्शन जो है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। तो जो पहला ऑप्शन है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यह डीएनए के क्षार होते हैं। तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें थायमिन की जगह पर यूरेसिल है। बाकी सारे क्षार एक जैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन देखेंगे आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, प्रोटीन के निर्माण को नियंत्रित करना, डीएनए का निर्माण करना या प्रोटीन के निर्माण में मदद करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन के निर्माण में मदद करना, क्योंकि जो डीएनए का निर्माण है ये आरएनए नहीं करता है, बल्कि आरएनए का निर्माण खुद डीएनए ही करता है। और ये प्रोटीन के निर्माण को नियंत्रित करना ये भी डीएनए का ही कार्य है। और आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना ये भी डीएनए का ही कार्य होता है। इसलिए अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन देखेंगे 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 3 प्रकार, क्योंकि जो आरएनए होता है इसके 3 प्रकार होते हैं, जो कि आरआरएनए,
tRNA और mRNA होता है, जो कि राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊतक होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह, अंगों का समूह, तंत्रिकाओं का समूह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह, जिसे हम ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है अरस्तु, एमएफ जेवियर बीसेट, फ्रेडरिक मिसर या अल्टमैन। तो जो क्वेश्चन का आंसर है सर्वप्रथम किसने ऊतक शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमएफ जेवियर बीसेट, क्योंकि जो अरस्तु हैं वो जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। फ्रेडरिक मिसर ने डीएनए आरएनए की खोज की थी। अल्टमैन जो है इन्होंने न्यूक्लिक एसिड में अम्लीय गुणों का पता लगाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है अपने 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के। तो आपको बता दें जो ऊतक होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जो उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बंध है यानी लिगामेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो हमें बताना है जो बंध है यह किस ऊतक का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा संयोजी ऊतक, क्योंकि जो बंध होते हैं वो 2 बोन्स को बांधने या उनको संयोजित करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिनको बंध या इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं, जो कि संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेंड्राइट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, रक्त में, अस्थियों में, न्यूरॉन में या उपरोक्त सभी में। तो आपको बता दें जो डेंड्राइट होते हैं वो न्यूरॉन में पाए जाते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन होता है उसकी कुछ ऐसी आकृति होती है जिसमें कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम डेंड्राइट कहते हैं, जिनका कार्य मैसेजेस को रिसीव करके दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊतकों में सल्की उपकला ऊतक का कार्य होता है। ऑप्शन देखेंगे, बाहरी चोटों से बचाना एवं जर्म्स को अंदर जाने से रोकना, पेशियों को मजबूती देना, शरीर को आकार देना या उपरोक्त में से सभी। तो आपको बता दें जो उपकला ऊतक होता है वो शरीर की त्वचा कहलाती है, जिसमें सल्की उपकला ऊतक एक प्रकार है जो बाहरी चोट से बचाव और रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपास्थि का कार्य होता है। उपास्थि जिसे हम इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं, हमें बताना है कि इसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का, जोड़ों पर चिकनी सतह प्रदान करने का या वसा के कणों को संग्रहित करने का या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें जो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य है ये लिगामेंट का होता है, और वसा के कणों को संग्रह करने का जो कार्य होता है वो वसीय ऊतक का होता है। इसीलिए जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा जोड़ों पर चिकनी सतह प्रदान करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती हैं? ऑप्शन देखेंगे, 206, 300, 400 या 639। तो अपने क्वेश्चन का जो आंसर है कि कितनी पेशियां पाई जाती हैं, तो आपको बता दें कि मानव शरीर में 639 पेशियां पाई जाती हैं, और मानव शरीर में सर्वाधिक जो पेशियां होती हैं वो उसकी पीठ में पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 180 होती है। तो पेशियों के बारे में एक बात और जान लेते हैं, जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें लगभग 40% भाग पेशियों का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की जिह्वा किस ऊतक से बनी होती है? ऑप्शन देखेंगे, ऐच्छिक पेशीय ऊतक, अनैच्छिक पेशीय ऊतक, कार्डिक पेशीय ऊतक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनको अपनी इच्छा से इनको मूव करा सकते हैं, लेकिन अनैच्छिक पेशियों को अपनी इच्छा से मूव नहीं करा सकते हैं, मतलब इनका जो कार्य है वो अपने आप ही करती रहती हैं। और जो कार्डिक पेशियां होती हैं वे ये बिना रुके बिना थके ही चलती रहती हैं, जिनको हृदय पेशी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है जो जीवा होती है वो किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है? तो जीवा को तो अपनी मर्जी से अपन चला सकते हैं ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऐच्छिक पेशीय ऊतक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में पाया जाने वाला तरल पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन देखेंगे, सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, नाइट्रोजन बेस या प्लाज्मा।
तो आपको बता दें जो पेशीय ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है, जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जटिल ऊतक है, ऑप्शन है दृढ़ ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, मृदु ऊतक या फ्लोएम ऊतक। तो ये जो प्रश्न है यह पादप ऊतकों से प्रश्न है, जिसमें पहले ये 3 ऑप्शन है यह सरल ऊतक के प्रकार हैं, इसलिए अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा फ्लोएम ऊतक, जो कि जटिल ऊतक का एक प्रकार है, जिसका कार्य भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरल ऊतक एक प्रकार है, ऑप्शन देखेंगे जटिल ऊतक का, संयोजी ऊतक का, उपकला ऊतक का या तंत्रिका ऊतक का। तो आपको बता दें जो रक्त होता है वो एक तरल ऊतक होता है जो एक संयोजी ऊतक है, इसीलिए जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न देखेंगे। पेड़ पौधों में जाइलम का कार्य होता है, ऑप्शन देख लेते हैं आहार पहुंचाने का, लंबाई बढ़ाने का, जल पहुंचाने का या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये जटिल ऊतक के प्रकार हैं, जिसमें फ्लोएम का काम पत्तियों से भोजन को पौधों की अन्य भागों में पहुंचाना होता है, और जो जाइलम होता है ये जल को जड़ों से अवशोषित करके पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। इसीलिए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में कितने प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन देखते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3 प्रकार के, क्योंकि पौधों में 3 प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं, जो बाह्य त्वचीय ऊतक, भरण ऊतक और संवहन ऊतक होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पौधों में नई कोशिकाओं का निर्माण एवं पौधों की लंबाई तथा मोटाई बढ़ाने में सहायक ऊतक होता है, स्थायी ऊतक, विभाज्य ऊतक, जाइलम या मृदु ऊतक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विभाज्योतक ऊतक। अगला प्रश्न देखेंगे। पार्श्व विभाज्योतक ऊतक का कार्य होता है लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि, पर्व संधि के मध्य लंबाई में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा चौड़ाई में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। क्योंकि जो लंबाई में वृद्धि होती है 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है ये पौधों की शीर्ष की ऊंचाई होती है, जो शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक द्वारा बढ़ती है, और दूसरी जो होती है वो पर्व संधि के मध्य लंबाई में वृद्धि होती है, जो कि अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक के द्वारा बढ़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से क्या पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, वृक्क या छोटी आंत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वृक्क, जिसे अपन किडनी बोलते हैं। यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बाकी ये तीनों पाचन तंत्र का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। दांतों की सबसे कठोर परत एनेमल बनी होती है कैल्शियम सल्फेट व कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट, नमक एवं मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। तो जो एनेमल की परत होती है जो कि दांतों की सबसे कठोर परत कहलाती है, वो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जो कि अपने क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पाचन तंत्र में पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या मुख गुहा। तो आपको बता दें जो पाचन तंत्र होता है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए अपने क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मुख गुहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रदनक दंत की कुल कितनी संख्या होती है। तो आपको बता दें जो रदनक दांत होते हैं, जिनको इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं, वो नुकीले दांत होते हैं, जिनका कार्य भोजन को चीरने या फाड़ने के लिए किया जाता है, और इनकी संख्या 4 होती है। इसीलिए जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवा की अंतस्थ पेशियों का कार्य होता है स्वाद का अनुभव करना, जीवा की स्थिति बदलना, जीवा के आकार को बदलना या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें जो जीभ होती है इसमें 4 अंतस्थ और 4 बाह्य पेशियां पाई जाती हैं, जिनमें जो अंतस्थ पेशियां होती हैं इनका कार्य जीवा के आकार को बदलना होता है, और बाह्य पेशियों का कार्य होता है जीवा की स्थिति को बदलना। इसीलिए अपने क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा जीवा के आकार का बदलना। अगला प्रश्न देखते हैं। कृंतक दांतों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं किस में किया जाता है। भोजन को काटने में, भोजन को चबाने में,
भोजन को चीरने में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो कृंतक दांत होते हैं वो मनुष्य के सामने वाले दांत होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा भोजन को काटने के लिए किया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवा का कार्य होता है। ऑप्शन है स्वाद का एहसास करना, भोजन में लार मिलाना, बोलने में मदद करना या भोजन को निगलने में मदद करना। तो चलिए इसमें आंसर बताते हैं, केवल एक, केवल दो, एक, दो, तीन या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें जो जीवा का कार्य होता है वो स्वाद का एहसास भी करती है, भोजन में लार भी मिलाती है, बोलने में भी मदद करती है और भोजन को निगलने में भी मदद करती है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन है 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 2 जोड़ी या 1 जोड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 जोड़ी। 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती है वो होती हैं पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख गुहा में लगभग कितने प्रतिशत स्टार्च का पाचन हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, 20%, 30%, 40% या 25%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30%। टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो स्टार्च का पाचन करके डाइसैकेराइड माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आमाशय व ग्रासनली के मध्य वॉल्व जो भोजन को वापस ग्रासनली में जाने से रोकती है कहलाती है, क्या कहलाती है? देखेंगे ऑप्शन, स्फिंक्टर वॉल्व, एपिग्लोटिस वॉल्व, पाइलोरिक वॉल्व या इलियोसिकल वॉल्व। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आमाशय और ग्रासनली के मध्य जो वॉल्व होती है वो कहलाती है स्फिंक्टर वॉल्व। और ये जो वॉल्व है यह वॉल्व कंठ द्वार पर होती है जिससे भोजन कभी श्वासनली में नहीं जाता। पाइलोरिक वॉल्व छोटी आंत और आमाशय के मध्य होती है और ये जो तीसरी है वो बड़ी आंत और छोटी आंत के मध्य होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, यकृत का वजन लगभग कितना होता है। ऑप्शन है अपने 0.5 to 1 kg, 400 ग्राम टू 500 ग्राम, 1.5 to 2 kg और लास्ट है 2 to 2.5 kg। तो हमें बताना है जो यकृत होता है अपना लीवर होता है उसका वजन कितना होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1.5 से 2 किलो के बीच में यकृत का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र की सहयोगी ग्रंथि है। ऑप्शन है आहार नाल, आमाशय, अग्नाशय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नाशय, क्योंकि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय ये सभी सहयोगी पाचन ग्रंथियां होती हैं। अगला प्रश्न है, दंतास्थियों में लगभग कितने प्रतिशत कैल्शियम लवण पाया जाता है। ऑप्शन है 50%, 60%, 70% या फिर 80%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 70%। आपको बता दें जो दांत होते हैं इनमें लगभग 70% कैल्शियम लवण पाया जाता है, इसलिए यह हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का कार्य होता है। ऑप्शन है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकना, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना या फिर अमोनिया को यूरिया में बदलना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, क्योंकि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने का कार्य हेपेरिन प्रोटीन का होता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में लीवर ही बदलता है जो कि इंसुलिन हार्मोन की सहायता से बदलता है और प्रोटीन के विखंडन से प्राप्त अमोनिया को यूरिया में हेपेटिक कोशिकाएं बदलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नलिका द्वारा अधोजिह्वा ग्रंथि से लार स्रावित होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, रिविनस नलिका, वार्टन नलिका या स्टेंसन नलिका। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो होगा रिविनस नलिका। और यहाँ जो अधोजिह्वा लिखा है इसी को इंग्लिश में सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। और ये वार्टन नलिका है यह सब मैक्सिलरी ग्लैंड से जुड़ी होती है और जो स्टेंसन नलिका है यह पैरोटिड ग्लैंड से जुड़ी होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिविनस नलिका। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।